1 अप्रैल 2026 से बैंक में एफडी कराने वालों को सरप्राइज मिला है। फॉर्म 15G और 15H जिसको आप फाइल करके अपने टैक्स को बचाते थे, टीडीएस कटने से बचाते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कोई एग्जिस्टिंग एफडी बैंक में चल रही है या फिर बैंक में नई एफडी खुलवाने की सोच रहा है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फॉर्म आया है जिसको अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है उसमें से 10% का टैक्स काट लिया जाएगा और आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सारी की सारी डिटेल्स की बात करेंगे, कौन सा फॉर्म आया है उसकी बात करेंगे और इस फॉर्म को कैसे भरना है उसको भरना सीखेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स फॉर्म के अंदर भरनी है और बैंक में आपको सबमिट करनी है उसकी भी अपन बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये फॉर्म 15G और 15H कौन कौन से लोगों के लिए होता है और आखिर होता किस लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन फर्निश कर देते हैं। फॉर्म 15G अगर आपकी जो उम्र है वो 60 साल से कम है तो फिर आप इस फॉर्म को फाइल करते हैं, और अगर आपकी जो उम्र है वो 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में आपको फॉर्म 15H को फाइल करना होता है। ये फॉर्म होता किस लिए दोस्तों, कि अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जहां पर आपका टीडीएस कट सकता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक एफडी, जहां पर आपका एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट चला जाता है तो वहां पर आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो ये फॉर्म उस टीडीएस को ना काटा जाए उसके लिए होता है। आपको ये फॉर्म्स को भर के बैंक में सबमिट कराना होता था ताकि फिर बैंक आपका टीडीएस उस मोड पे ना काटे। इन फॉर्म्स को आप कहां पे इस्तेमाल करते थे? बैंक एफडी से कोई आपकी इनकम हो रही है, आपने कोई आरडी करा रखी है, वहां से आपकी इनकम हो रही है, आप अपने पीएफ में से विड्रॉल कर रहे हैं, वहां से जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर टीडीएस ना कटे, या फिर आपका कोई डिविडेंड इनकम है, वहां पर आप इस फॉर्म को इस्तेमाल करते थे। अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख रुपए से कम है और मान के चलिए आपने ये फॉर्म को नहीं भरा, 15G 15H को नहीं भरा और आपका टीडीएस उस मोड पे कट जाता है 10% का, तो फिर आपको उस केस में आईटीआर को फाइल करना पड़ता है, 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। फिर आपको वहां पर उस मोड पे टीडीएस का रिफंड दिया जाता है, जिसमें आपके अगेन पैसे भी लगते हैं आईटीआर को फाइल करवाने में। अगर आप किसी प्रोफेशनल से उसको फाइल कराते हैं और इतना ज्यादा समय भी लगता है, आपका पैसा इतने ज्यादा समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, उसमें आप डिक्लेरेशन दे देते हैं कि भाई मेरी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, तो फिर आपका उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, फिर आपका उस मोड पे टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों अब की बात करें, ये जो फॉर्म्स हैं दोनों फॉर्म्स को खत्म कर दिया गया है। इन दोनों फॉर्म्स के सब्स्टिट्यूट में एक नया फॉर्म आया है। सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों को अब एक ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 121। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है इसकी अपन वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। किस किस को भरना है तो मैंने आपको बता दिया। सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं है जैसे कि पहले होता था। अब दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म है, दोनों को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बस वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मल सिटीजन हो या फिर एक सीनियर सिटीजन हो। 1 अप्रैल 2026 से ये फॉर्म लागू हो जाएगा। अगेन अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो फिर उस केस में आपका 10% का टीडीएस काट लिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर एफडी पे टीडीएस कब काटा जाता है। तो देखिए, नॉर्मल सिटीजन, जनरल सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनकी जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो है 50,000 रुपए और सीनियर सिटीजन की लिमिट होती है 1 लाख रुपए। यानी कि अगर आपका एक बैंक से 1 साल में 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो फिर उस मोड पे आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपका 1 साल में एक पर्टिकुलर बैंक से 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है तो उस मोड पे आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अब काफी सारे लोग सवाल करेंगे कि भैया 50,000 रुपए इंटरेस्ट कैसे बनेगा। मान के चलिए आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी करा दी। 10 लाख रुपए पे आपको 7% का मान के चलते हैं ब्याज मिल रहा है। 7% के हिसाब से सीधा 70,000 तो ब्याज हो जाता है। 70,000 से ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि एफडी पे आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे कि केवल 10 लाख रुपए की एफडी पे ही आपका साल का 70,000 रुपए का ब्याज हो जा रहा है, जो कि नॉर्मल सिटीजन की केवल 50,000 की लिमिट है, आपका ब्याज 70,000 हो जा रहा है। आपका टीडीएस इस मोड पे इस एफडी के केस में कट सकता है। ये रूल आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल सिटीजन की लिमिट है 50,000 रुपए और सीनियर सिटीजन की लिमिट है 1 लाख रुपए। किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक में अगर इतना इंटरेस्ट आपका साल का बन जाता है तो फिर वो बैंक आपका टीडीएस काट सकता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये फॉर्म 121 को हमको कैसे भरना है। आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक एक करके अपन पॉइंट्स की बात करते हैं कि कौन से पॉइंट में आपको क्या इंफॉर्मेशन यहां पर डालनी है
और उसके बाद में इसको सबमिट करना है। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में जो आपका पैन कार्ड में फुल नेम है, आपको यहां पर अपने नाम के आगे अपना नाम लिख देना है। नीचे आपको अपना एड्रेस फिल आउट करना है। तीसरे पॉइंट में आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर को फिल आउट करना है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है स्टेटस का। तो स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल, क्योंकि आप और मैं एक इंडिविजुअल हैं। इसके बाद में पांचवा नंबर है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसके आगे आपको लिखना है रेजिडेंट, कि हम भारत के रेजिडेंट हैं। इसके नीचे 5A अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर और मोर। अगर आपकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा है तो आपको येस पे टिक करना है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फिर आपको नो पे टिक करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन दोनों के लिए एक ही फॉर्म है। अगर आप येस कर देंगे तो ये जो फॉर्म है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आप नो कर देंगे तो ये नॉर्मल सिटीजन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो पहले जैसे दो फॉर्म हुआ करते थे, फॉर्म 15G 15H, उसको खत्म कर दिया है। एक ही फॉर्म में दोनों का यहां पर सिस्टम उन्होंने डाल दिया है। छठे पॉइंट में आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। सातवें पॉइंट में जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कंट्री कोड डालना है +91 जो कि इंडिया का कोड है। उसके आगे अपना मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। दोस्तों आठवां पॉइंट है टैक्स ईयर। आपको टैक्स ईयर बताना है। देखिए पहले क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे टर्म्स होते थे। लेकिन अब इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। टैक्स ईयर मतलब जिस साल के लिए आप ये भर रहे हैं। अपन किसके लिए भर रहे हैं? 1 अप्रैल के बाद भरेंगे तो 26-27 यानी कि 2026 टू 27। तो यहां पर आप 26-27 को फिल आउट करेंगे। टैक्स ईयर माने जिस साल के लिए आप भर रहे हैं उसको आपको एंटर करना है। पहले की तरह कंफ्यूजन नहीं है, टैक्स ईयर सबको आराम से समझ आ जाएगा। दोस्तों नवा पॉइंट अगर आप चेक करेंगे जो कि है नेचर ऑफ इनकम। आपको बताना है कि भैया जो आपकी इनकम है वो कौन से नेचर की है। अगर आपका जो एफडी का ब्याज है तो आप यहां पर एफडी इंटरेस्ट इसके कॉलम में लिख देंगे। अगर आपने पीएफ विड्रॉल किया है तो आप यहां पर पीएफ विड्रॉल को लिख देंगे। 10वां पॉइंट है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने एक बैंक के अंदर 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, उसके ऊपर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है। तो आपकी जो उस बैंक से एफडी की एस्टिमेटेड इनकम है वो 70-71 हजार के आसपास हो जाएगी कंपाउंडिंग के बाद में। तो आपको एस्टिमेट यहां पर फॉर एग्जांपल आपने 71 हजार डाल दिया। एग्जैक्ट ये ना हो चलेगा, आपको एक एस्टिमेट बताना है कि मेरी इनकम इतनी हो सकती है। अब एस्टिमेट बताना है तो वो उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम जो है 70 हजार है, आपने 2 लाख रुपए डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आसपास होएगा चलेगा। दोस्तों 11वां पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। यानी कि अगर आपकी किसी और बैंक में भी एफडी है, आपने वहां पर भी फॉर्म 121 को फाइल किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पर बतानी है। यस करना है अगर आपने फाइल किया है, नो करना है अगर आपने फाइल नहीं किया है, पहली बार के लिए 121 को फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप नो पे टिक करेंगे। दोस्तों 11वें पॉइंट के ए सेक्शन में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर। पहले आपने कितने फॉर्म फाइल किए हैं, 1 फाइल किया है, 2 फाइल किया है, तो आप सिंपली यहां पर 1, 2 लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी फाइल नहीं किया है तो सिंपली आपको 0 यहां पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 11B को चेक करेंगे, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। यानी कि पहले जो आपने फॉर्म 121 फाइल किए हैं उसकी एग्रीगेट इनकम कितनी थी। देखिए इस फॉर्म को अपन फाइल कर रहे हैं, यहां पर अपनी जो इनकम अपन ने 70 हजार डाली है। अपन मान के चल रहे हैं भाई अपन ने 10 लाख की एफडी कराई थी, 7% पे उसका ब्याज मिल गया। मान के चलिए आपने किसी और बैंक में भी 10 लाख की एफडी करा रखी है, वहां पर भी आपको 7% का ब्याज मिल रहा है। वहां पर आप 121 को फाइल कर चुके हो, तो वहां का 70 हजार आपको यहां पर 11B के अंदर 70 हजार को एंटर करना पड़ेगा। आपने एक बैंक के अंदर 70 हजार का ब्याज पाया, दूसरे बैंक के अंदर वापस से 70 हजार का ब्याज पाया, टोटल आपका ब्याज हो गया 1,40,000। दोनों को मिला के आपको 12th पॉइंट के अंदर लिख देना है 1,40,000, क्योंकि 12th पॉइंट आपसे एग्रीगेट इनकम पूछ रहा है। जितने भी 121 फॉर्म आपने फाइल किए हैं सबकी एग्रीगेट इनकम आप यहां पर 12th पॉइंट के अंदर डाल देंगे। पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो यहां पर आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम बतानी है। आपकी सैलरी आती है, बिजनेस आती है, इंटरेस्ट आती है, कोई और अदर इनकम है, तो सबको मिला के टोटल आपकी इनकम कितनी होती है वो आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो इनकम है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन को यहां पर प्रिविलेज दिया गया है कि वो 12 लाख तक की इनकम को यहां पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो 4 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म को फाइल कर रहे हैं। वैसे जो है इनकम 12 लाख तक अब टैक्स फ्री हो चुकी है न्यू रिजाइम के अंदर, जो यहां पर नए टैक्स के रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस फॉर्म के हिसाब से 4 लाख की लिमिट दी गई है नॉर्मल सिटीजन्स को, और सीनियर सिटीजन्स को पूरी 12 लाख की लिमिट यहां पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 14 के अंदर आपको पिछले 2 साल की आईटीआर की डिटेल्स यहां पर भरनी है। अगर आपने आईटीआर को फाइल किया था पिछले 2 सालों में
तो टैक्स ईयर यहाँ पर आप डालेंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे आईटीआर का, जो कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। रिटर्न इनकम यानी कि आपने कितने रुपए की आईटीआर फाइल करी थी, कितनी इनकम उसमें आपने डिक्लेयर करी थी, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करी है, पहली बार के लिए फाइल करेंगे इस साल, या फिर जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तब तक आपकी कोई भी आईटीआर नहीं है, तो इसको आप सिंपली डैश कर सकते हैं या फिर सिंपली एनए लिख सकते हैं, जो कि नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। दोस्तों फॉर्म 121 फिल पूरा हो चुका है, अब इसको अपन को फाइल करना है। देखिए 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट के अंदर अपने ने सारी की सारी डिटेल्स भर दी। अगले पन्ने पे आप आएंगे तो वहां पर आपको एक डिक्लेरेशन का पेज मिलेगा। डिक्लेरेशन आपको यहां पर देना पड़ेगा। सबसे ऊपर आप अपना नाम डालेंगे, इसके आगे अपना पैन कार्ड का नंबर यहां पर फिल करेंगे। यहां पर आपको टैक्स ईयर डालना है जो कि 26-27 हो जाएगा। इसके नीचे अगेन आपको टैक्स ईयर अपना फिल करना है। नीचे आपको प्लेस डालनी है जहां पर आप रहते हैं, उसके नीचे आपको डेट फिल करनी है। पास में आपको अपना साइन करना है, सिग्नेचर करने हैं, और उसके नीचे आपको सिंपली अपना नाम लिख देना है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं या फिर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी कोई एफडी चल रही है जहां पर आपका जो ब्याज है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो अप्रैल महीने के अंदर जाके ही आपको ये फॉर्म फाइल करके सबमिट करा देना चाहिए, ताकि उस मोड पे आपका टीडीएस ना काटा जाए। और अगर आप फ्यूचर में कोई और एफडी कराने की सोच रहे हैं तो उसके साथ में ही एफडी करा रहे हैं, उसके साथ में इस फॉर्म को फाइल करके दे दीजिए, ताकि आपका कोई भी टीडीएस ना कटे। देखिए काफी सारे लोग होते हैं जिनकी इनकम काफी कम होती है, लेकिन वो अपनी सेविंग्स की एफडी कराते हैं और उसके ऊपर उनका टीडीएस काट लिया जाता है जो कि 10% होता है। फिर उसके लिए उनको काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, फिर जाके रिफंड आता है, काफी लंबा यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया आपका टैक्स ना कटे तो इस फॉर्म को जरूर से फाइल करिएगा। अगर आप आईटीआर प्रोफेशनल्स के थ्रू अपनी आईटीआर को फाइल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारी आईटीआर सर्विसेज का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर की खुद से जानकारी पाना चाहते हैं कि भैया कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से हमको फाइल करनी होती है, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है, तो हमने आपके लिए आईटीआर फाइलिंग टूल किट बना रखा है, जिसका लिंक भी आपको अगेन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या आप सरकार के इस निर्णय से खुश हैं कि फॉर्म 15G और 15H को हटा दिया गया है और उसकी जगह केवल एक फॉर्म जो कि फॉर्म 121 है उसको लेके आए हैं? क्या आप इस निर्णय से खुश हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।